इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं स्वराज पार्टी के कर्ता धर्ता योगेंद्र यादव जी, जो कि एक जाने माने सोशल साइंटिस्ट भी हैं और साथ ही साथ इलेक्शन के सेफोलॉजिस्ट भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी से होते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी बनाई है और बड़े मुखर रूप से ये CAA, NPR और NRC का विरोध भी कर रही है। मैं सबसे पहले योगेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूं, कल गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि डाउटफुल लिस्ट होगी ही नहीं NPR के अंदर। इससे पहले सरकार साफ कर चुकी थी कि NRC नहीं आने जा रहा है, सरकार ने इसके बारे में कोई विचार नहीं किया है। CAA पर सरकार कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह विचाराधीन है, यह पूरा का पूरा मसला 144 पिटीशंस के साथ, और उससे वो वापस लेने नहीं जा रही। आपको नहीं लगता अब जो तमाम प्रोटेस्ट चल रही हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और जितने शाहीन बाग लगे हुए हैं उनको बंद होना चाहिए? दीपक भाई, आप लगता है काफ़ी जल्दी में हैं। मैं आपको एक एक सवाल का जवाब दे देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप धीरज से उन सवालों का सवाल उत्तर सुनेंगे। गृह मंत्री ने कल 3 बातें कहीं, महत्वपूर्ण बातें कहीं, और मुझे उससे आशा बंधी है। पहली बात उन्होंने कही कि NPR की प्रक्रिया में किसी से कोई दस्तावेज मांगा नहीं जाएगा। ये इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आपने मेरा वो वीडियो सुना हो 5 उंगली वाला, मैं खुद कहता हूं कि भाई पहली उंगली NPR की है, इसमें कोई आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। कुछ गलतफहमी लोगों की होगी, खत्म हुई, अच्छी बात है। दूसरा, वो कहते हैं सूचना देना वॉलंटरी होगा, जो सूचना है दे दीजिए, जो नहीं है ना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिक्कत ये है कि आज का रूल जो है वो कहता है कि आपको सूचना देनी पड़ेगी और नहीं देंगे तो आप पे जुर्माना लगेगा। तो गृह मंत्री जी अपनी बात पे पक्के खरे उतरें, इस बात को, इन दोनों नियमों को बदल दें। आप कहें तो मैं नियम आपको पढ़ के बता देता हूं। 2 नियम हैं। नहीं, मैं भारत का जो रूल्स बने हुए हैं, सिटीजनशिप जी। नहीं, मैं मानता हूं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, चलिए रूल पढ़ना नहीं, अच्छी बात, आप यकीन कर रहे हैं, मान रहे हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसी को D नहीं मार्क किया जाएगा। जो गुलाम नबी आजाद ने पूछा उनसे कंफर्म करते हुए, D का मतलब डाउटफुल, जो आज के नियम में लिखा हुआ है कि कोई भी नायब तहसीलदार या उससे ऊपर का अफसर किसी भी NPR की लिस्ट में किसी भी नाम के आगे D लगा देगा, डाउटफुल, यानी कि वो डाउटफुल सिटीजन हो जाएगा। गृह मंत्री ने पहले कहा D नहीं होगा, फिर कहा कि जिसने खाली छोड़ा होगा उसके आगे D नहीं होगा, फिर गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि D किसी को नहीं लगेगा, उन्होंने कहा हाँ। बहुत अच्छी बात कही है गृह मंत्री ने। अब मेरी एक ही मांग है, और मेरी तो डायरेक्ट बात पहुंचती नहीं है, मैं तो उनसे कई बार अपॉइंटमेंट मांग चुका हूं, नहीं दिया है। आपकी बात सुन लेंगे वो। आप उनसे एक ही अनुरोध कर दीजिए, नहीं, मैं आपका एक जो आपने राज्यसभा के पटल पे बोला है वो नियम पे लिख दें, वो नियम पे लिख दें। वो ये है, नियम है 3.3 एंड 3.4, ये 2 नियम हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डाउटफुल सिटीजन बनाया जाएगा, NPR पे D मार्क किया जाएगा और डाउटफुल सिटीजन बनाया जाएगा। गृह मंत्री कहते हैं नहीं बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, भैया इस नियम को हटा दीजिए ना, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। आप ये बात उन तक पहुंचा दीजिए। ये बात ऐसी है दीपक भाई, मान लीजिए आप योगेंद्र जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, स्पोर्ट्स की चैनल मैं समझ गया जी, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे इस पर कोई विवाद नहीं, कोई डाउट नहीं है। मुझे ये बताइए, ये नियम कब बना था? सन बता दीजिए। ये नियम 10 दिसंबर 2003 को बना था। जी बिल्कुल। और उसके बाद 2 बार UPA की सरकार आई, ना आपको याद आया ना उन पॉलिटिकल पार्टीज को याद आया, और बार बार उनके होम मिनिस्टर भंवर जितेंद्र सिंह ने संसद के अंदर कहा कि हाँ भाई NPR NRC का सबसेट है। लेकिन अब ये विवाद क्यों? अगर इतनी बड़ी गलती इसके अंदर थी जिसके चलते देश के अंदर आंदोलन हो जाते, दिल्ली के अंदर आग लग जाती, तो क्या गुलाम नबी आजाद, P चिदंबरम और उनके साथ साथ आनंद शर्मा, जिनको गृह मंत्री ने कल बुलाया है आगे की बातचीत करने के लिए, राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है, उनकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि 2004 से 2014 के बीच इस बात को वो क्लैरिफाई करते और आप जैसे लोग इस बात को लोगों के सामने उठाते कि यह गलत है? अब बवाल क्यों?
चलिए दीपक भाई, बहुत अच्छा हुआ। पहली बात पे आप मुझसे सहमत हुए कि इन्हें जो गृह मंत्री ने कहा है उनको नियम में संशोधन कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी रीजनेबल बात करने के लिए मैं आया हूं। दूसरे उत्तर देने के लिए आपको किसी कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बहस करनी चाहिए। मैं गलत आदमी हूं उसके लिए। यूपीए ने क्या किया, यूपीए के कुकर्मों के बारे में तो मैं इतना बोल चुका हूं। मोदी सरकार ने मुझे लाठियों से नहीं पीटा, लेकिन यूपीए सरकार ने लाठियों से पीटा था और मेरे फ्रैक्चर हुआ था, तो उसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूं। लेकिन योगेंद्र यादव जी, ये आवाजें आज ही क्यों उठ रही हैं? मैं सवाल एक मैं आपके वीडियो पर भी आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल यहां पर दूसरा है, और दूसरा सवाल बड़ा लॉजिकल है। 2004 से 2014 तक ये गड़बड़ झाला चलता रहा। आज एनआरसी को इंप्लीमेंट करने का बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, उसके बारे में एक बार अमित शाह ने संसद में कहा, उसको भी मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन बाद में हालात बदले, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण से उसको हटा दिया और सरकार ने क्लेरिफाई किया कि एनआरसी को हम अब नहीं लाने जा रहे हैं। तो ये विवाद तो खत्म हो जाना चाहिए ना, क्योंकि सीएए और एनआरसी तो कोई लिंक ही नहीं है। एनपीआर और एनआरसी लिंक है, लेकिन आपने अपने वीडियो में सीएए और एनआरसी को भी लिंक किया है, जो पूरी तरह से गलत है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मुझे बताइए, ये हाय तौबा कांग्रेस के 10 साल की सरकार में क्यों नहीं मचाया? आप भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, आप भी इन तमाम मुद्दों को जानते थे, निटी-ग्रिटीज को जानते थे। वो आदमी जिसने सीएए, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज का जवाब दूंगा। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, सीएए और एनआरसी को लिंक करने वाला पहला व्यक्ति योगेंद्र यादव नहीं था। सीएए एनआरसी को लिंक करके सारी देश के सामने रखने वाले पहले शख्स का नाम था, जो नाम लेने से हम थोड़ा डरते हैं। मैं ले देता हूं, आप अमित शाह बोल रहे हैं ना, जिसने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए। योगेंद्र जी, यहां पे मैं आपको टेक्निकली ठीक कर रहा हूं। अगर मैं गलत, मैं संसद के अंदर दिए गए बयानों की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप भी गृह मंत्री अमित शाह क्रोनोलॉजी की बात उन्होंने की थी कि नहीं की थी, लेकिन उससे पहले भी क्रोनोलॉजी की बात हो चुकी थी। 2 अगस्त 2011 यूपीए के गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनपीआर एनआरसी का सबसेट है और इसको हम लागू करेंगे। 28 अगस्त 2012 एनपीआर के बाद एनआरसी आएगा। ये बात तब भी आई, 2012 में भी आई और 2011 में भी आई। हाँ, आप इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप एक बार में 3-3 सवाल पूछ रहे हैं। एक ही सवाल पूछ रहा हूं, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, एक बार में 3-3 4-4 सवाल पूछ रहे हैं। एक एक का जवाब ले लीजिए जी, एक एक का जवाब ले लीजिए, है ना। आपको यूपीए सरकार के जिस व्यक्ति से जवाब चाहिए उनसे जरूर ले लेना। मैं अपना जवाब बता देता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति आज हाय तौबा क्यों कर रहे हैं, 2010 में हाय तौबा क्यों नहीं की थी। उसकी 2 वजह हैं। नंबर 1, 2010 में एनपीआर हुआ था, लेकिन सरकार ने ना तो एनआरसी लागू किया, ना किसी ने वहां पे कहा कि हम एनआरसी बनाने वाले हैं, अगर बनाते तो हम फिर हाय तौबा करते। इस सरकार में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ये बात कही। आपने कहा वापस ले ली। साहब वापस बिल्कुल नहीं दीपक भाई, 2 अलग अलग सत्र होते हैं। पहले सत्र में राष्ट्रपति ने, सरकार बनते ही राष्ट्रपति ने पूरे देश के सामने घोषणा की, और मैं फिर याद दिला दूं, राष्ट्रपति का अभिभाषण कैबिनेट लिखती है। कैबिनेट ने पूरे देश को बताया कि हम असम के बाहर पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। तब मेरे जैसे लोगों के कान खड़े हुए कि यार ये तो सचमुच करने वाले हैं। दूसरे सेशन में राष्ट्रपति चुप्पी बना गए, उन्होंने वापस नहीं लिया। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में क्लेरिफाई कर चुके थे। पिछली बार हमने ऐसा कहा था, अब हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, कह दे। वो साफ कह चुके थे उससे पहले प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में कि एनआरसी के बारे में सरकार में अभी किसी तरह का कोई विचार नहीं हुआ है। ये साफ कह चुके थे रामलीला मैदान में, कैटेगोरिकल कहा था। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कभी क्रोनोलॉजी नहीं समझाई। लगा आपने रामलीला मैदान की स्पीच याद दिला दी। हाँ, आप मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अमित शाह ने क्रोनोलॉजी कभी नहीं समझाई। आपको ध्यान है रामलीला मैदान में उन्होंने क्या कहा था? दीपक भाई सुन तो लो ना, रामलीला मैदान में क्या बोला था मेरे प्रधानमंत्री ने? उन्होंने कहा था इस देश में डिटेंशन सेंटर हैं ही नहीं, और ये रहा उनका राज्यसभा में जवाब, जो कि कहता है कि डिटेंशन सेंटर हैं। उन्होंने एक पूरा मैनुअल बनाया है डिटेंशन सेंटर पे। तो वो झूठ बोलने वाले भाषण का आप दूसरा अंश क्यों ले रहे हैं? और फिर मैं आपको दोबारा कहूंगा, अगर प्रधानमंत्री की ये नियत है कि एनआरसी नहीं लागू करना चाहते, चलिए रामलीला मैदान में झूठ भाषण दे दिया, कोई बात नहीं, वो एक नोटिफिकेशन ले आए। सरकार, जैसा कि आप जानते हैं दीपक भाई, कल को एक मंत्री बोल दे कि कोई भी चैनल चाहे स्पोर्ट्स चैनल चला सकती है, एंटरटेनमेंट चैनल चला सकती है, आप
कहेंगे तालियां, बहुत अच्छी बात है, अब ऐसा कीजिए नोटिफिकेशन ला दीजिए इसका कल। मैं नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपकी बात मान लूंगा। सरकार प्रधानमंत्री के भाषण से नहीं चलती है, नोटिफिकेशन से चलती है, गवर्नमेंट ऑर्डर से चलती है, जियो से चलती है, गजट नोटिफिकेशन से चलती है। वो आप मुझे दिखा दीजिए, मेरा मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है योगेंद्र जी, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। लेकिन एक पॉइंट आपने मुझसे कहा था कि अगर मेरे वीडियो में कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो तो उसके बारे में आप मुझे ध्यान दिलाएं। मैं आपको एक तथ्यात्मक त्रुटि के बारे में ध्यान दिलाता हूं। मैं पिछली बार आपकी 5 उंगलियां दिखा चुका हूं। अब जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं, आपने सीएए और एनआरसी को कैसे लिंक कर दिया है पूरे देश के लिए, बड़ा हाइपोथेटिकल है, किसी भी कानून के आधार पर वो सही नहीं बैठता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको भड़काना कहते हैं। ये मेरा आपके ऊपर आरोप है एक पत्रकार के तौर पर, और भड़काने के साथ साथ अगर ये गलत है तो आपको इसको वापस लेना चाहिए। सुनिए योगेंद्र यादव की बाइट कि उन्होंने सीए और एनआरसी को कैसे जनरलाइज करके जोड़ा है, जबकि इसका फिलहाल कोई लिंक स्थापित होता हुआ नहीं दिखता। उनका मामला चौथी उंगली पे पहुंच जाएगा। ये चौथी उंगली है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की, यानी कि कहा जाएगा उस 50 में से समझ लीजिए 10 लोग बच गए जो प्रमाणन नहीं दे पाए, जिनके पास कागज नहीं है, 15 लोग बच गए। उनको कहा जाएगा अब आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, ये उंगली आखिरी मौके की उंगली है, आखिरी मौका दिया जा रहा है। फॉरेनर ट्राइब्यूनल है, विदेशियों की अदालत है, अब उसमें जाके आप साबित कीजिए कि आप विदेशी हैं कि नहीं। अगर मुसलमान हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहां अब सीएए का खेल शुरू हो जाए। अगर मुसलमान हैं, आपको विदेशी माना गया है, तो अब आप तो विदेशी हैं ही हैं, चाहे आपके बाप दादा यहाँ पे 500 साल से 1000 साल से रहते आ रहे हैं। अगर मुसलमान नहीं भी हैं तो पता है क्या है, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए। अब आप सोचिए, बिहार यूपी में रहने वाले लोग, नेपाल की तराई में रहने वाले लोग, श्रीलंका में रहने वाले लोग, श्रीलंका के पास तमिलनाडु में रहने वाले लोग कहाँ से साबित करेंगे भाई कि हम पाकिस्तान से आए? क्या लिंक है सीए और एनआरसी का, बताइए योगेंद्र जी। और आपको नहीं लगता कि आपको आपका यह स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, क्योंकि आपने इसको ओवर जनरलाइजेशन कर दिया ड्रामेटिक बनाने के लिए? मुझे अच्छा लगा दीपक भाई कि आपको भड़काऊ भाषण बुरे लगते हैं। मुझे याद है पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कपिल मिश्रा के भाषण के बारे में, कहिए भड़काऊ है, आप कहने से चूक गए, आज आप जरूर बोल दीजिए। नहीं, मैं कहता हूं भड़काऊ है। मैंने 10 बार टीवी पे बोला, आपने नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता। मैंने कहा भड़काऊ भाषण नहीं कहा, भड़काने वाली बात। चलिए आपने मान लिया, बहुत अच्छा, मैंने अब सुना, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बड़ा जी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं हाफ फैक्ट, मुझे कह रहे हैं जो व्यक्ति एनआरसी के अंदर इलीगल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ना आपको? अगर हो तो आपको मैं कानून पढ़ के सुना दूं। ये कोई संदेह नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे एनआरसी की कई बात, फुल सिटीजन आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। एनआरसी मेरे हिसाब से इस भारत सरकार ने अभी तक ये घोषणा कर रखी है कि एनआरसी होगी। जिस दिन भारत सरकार नोटिफिकेशन ला देगी कि एनआरसी नहीं होगी, मैं अपनी बात कह दूंगा कि साहब अब मैं मान गया। अब है कि एनआरसी होने पे क्या होगा। एनआरसी होने पे कुछ लोग हैं जो कि माना जाएगा कि जो पहले डी कैटेगराइज किया जाएगा, उसके बाद वो लोग साबित नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए देश में 2 लोग, कैसे मान लिया? ज्यादा की बात ही नहीं। ना योगेंद्र जी, सिर्फ 2 लोगों की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति, 2 लोगों की बात बच गए, ठीक है। आप 2 लोगों की बात कर रहे हैं और 135 करोड़ 140 करोड़ को संबोधित कर रहे हैं। देखिए अब आप कैसे परसेंटेज भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आपसे आगे जी, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, तो अगर आप परसेंटेज में रुचि, अरे दीपक भाई, या तो देखो कायदे से बात करो, सुन लो, परसेंटेज सुननी है तो मैं आपको बता देता हूं। बताइए। असम में जब एनआरसी हुआ तो 6% लोग वहां पे एनआरसी में विदेशी घोषित हुए। आप कहेंगे असम का मामला था, बाकी देश पे लागू थोड़ा ही होता है। इसलिए मैं आपको जैसलमेर का बताता हूं। जैसलमेर में सन 2010 के बाद से प्रयोगात्मक एक छोटा सा सैंपल पे प्रयोग किया सरकार ने, भारत सरकार ने, कि कितने लोग एनपीआर से एनआरसी में आते हैं, विदेशी घोषित होते हैं। पता है कितने परसेंट था? और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूं, ये राजस्थान असेंबली के अंदर डेटा दिया गया है अभी। 20% लोग विदेशी घोषित हो गए। आप किन जगहों का बता रहे हैं योगेंद्र यादव जी, जो बॉर्डर के ऊपर हैं? आप बताइए ना, मध्य प्रदेश में कौन डाउटफुल हो जाएगा? आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में नेपाल के बॉर्डर को छोड़ दे तो कौन डाउटफुल हो जाएगा? आप उन बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं जो सीधे सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगे हुए हैं। और असम के अंदर एनआरसी कोई भारत सरकार नहीं लागू कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लागू कर रही है।
और एनआरसी के नियम कहां बने मेरे जिसके आधार पर भाई, आपने बता दिया ये कि CAA सीए के है आधार किस पर बात- आपको नागरिकता साबित करनी होगी? और आपने कितना ओवर जनरलाइजेशन किया। आप मद्रास भी पहुंच गए जबकि वहां की समस्या ही दूसरी है और तमिल लोगों को भारत नागरिकता दे चुका है बहुत पहले। अब सुनेंगे। नंबर 1, आप मुझे कह रहे हैं आप बॉर्डर की बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, बॉर्डर के लिए तो सीए बना है, और किसके लिए बना है? नंबर 2, एनआरसी के अंदर कोई व्यक्ति आएगा या नहीं, मध्य प्रदेश में फंसेगा या नहीं? बिल्कुल फंसेगा। आप नियम देख लीजिए। नियम के तहत कहा गया है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं, रहते हैं, आप में किसी ने शिकायत कर दी, उसके बाद आपको प्रमाण देना पड़ेगा। ये सब 20 मेरे मन सेकंड की सर उपज कंक्लूड नहीं करना है। है, टीवी पूरा में कानून में लिखा हुआ है रूल। आप कहते हैं रूल लागू नहीं हुए। ये रूल बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो व्यक्ति होगा, अगर एक एनआरसी के व्यक्ति रूल पकड़ा कहां बने जाता सर? है, एनआरसी के रूल 1% की पकड़ा कॉपी जाता बता है। दीजिए। असम में तो 6% थे। मेरे हाथ में कॉपी है सर। उस रूल का नाम है सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इशू ऑफ नेशनल